चले गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारा अब जो अमेंडमेंट है वो है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस विद इफेक्ट फ्रॉम 13 अगस्त 2021। ठीक है, दो सेपरेट रेगुलेशंस थे सर। ठीक है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स अलग से रेगुलेशन था, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग से रेगुलेशन था। दोनों को बंद कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। 13 अगस्त से दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब हर जगह शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाला कोई स्कीम हो या स्वेट इक्विटी हो, आपको रेगुलेशन का नाम क्या कोड करना है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। क्लियर है? तो दो चीजें मर्ज की कर दी गई हैं और माइनर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसको इफेक्ट देने के लिए। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि जहां जहां एप्लीकेबिलिटी है, कवरेज है, वहां पहले स्वेट इक्विटी था ही नहीं। बेसिकली शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स में स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस को ऐड किया गया है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से रेगुलेशन है? एसबीईबी रेगुलेशन ही है, उसमें सिर्फ स्वेट इक्विटी के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। क्लियर है? तो डेट आपको ख्याल में आ गई, 13 अगस्त 2021 से आया है। ठीक है, इसमें चौथा चैप्टर ऐड किया गया है टू इंक्लूड द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, चैप्टर 4 ऐड किया गया है फॉर सेपरेट स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। ठीक है, फिर एप्लीकेबिलिटी में आपको पता ही है कि 5 पहले स्कीम्स आया करते थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, शेयर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। 5 स्कीम्स ऑलरेडी थी, अब बस उन्होंने ऐड क्या कर दिया है? स्वेट इक्विटी। तो अब 6 चीजें इंक्लूड होती है। क्लियर है? फिर आता है आपका डेफिनेशन, आई थिंक चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत ही मिनिमल चेंजेस हैं एज फार एज एसबीईबी इज कंसर्न। ये जो 5 स्कीम्स थे और जो जनरल प्रोविजंस थे, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, सिर्फ स्वेट इक्विटी ऐड हुआ है। पहले स्वेट इक्विटी के पूरे जो रेगुलेशंस थे वो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग में नहीं थे, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं इन द न्यू सिलेबस। ठीक है, तो एम्प्लॉय का डेफिनेशन आई थिंक चेंज हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं और इस पे क्वेश्चन आ सकता है सर, इसीलिए मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब एम्प्लॉय ये जो वर्ड है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये 2 डेफिनेशंस हैं। एक आपका नॉर्मल डेफिनेशन दैट विल अप्लाई टू एसबीईबी। अब मैं बार बार शॉर्टकट्स एब्रीविएशन नाम लूंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, बार बार मैं एसबीईबी ही कहूंगा और स्वेट इक्विटी के लिए स्वेट इक्विटी कहूंगा। ठीक है, तो जो एसबीईबी वाला पार्ट है उसके लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है और स्वेट इक्विटी के लिए स्पेशल डेफिनेशन चैप्टर 4 के अंदर अलग से है। ठीक है, और यहां पे इसलिए लिखा भी है एक्सेप्ट इन रिलेशन टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये स्वेट इक्विटी पे लागू नहीं होगी, मतलब वो सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे अप्लाई होगी, वो सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे अप्लाई होगी। चलिए पढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय को किसको किसको आप शेयर बेस्ड बेनिफिट्स दे सकते हो। नंबर 1 एन एम्प्लॉय। ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आपको पता ही है, कंपनीज एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, इन और आउटसाइड इंडिया सारे कवर होते हैं। अब कोई 1 साल वाला क्राइटेरिया नहीं है, परमानेंट वर्ड भी यहां पे लिखा हुआ नहीं है, तो जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होंगे पहले ही बता रहा हूं, परमानेंट एम्प्लॉय वर्ड नहीं है और कम से कम 1 साल तक काम करना चाहिए ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। फिर है डायरेक्टर, नॉर्मल, वेदर होल टाइम और नॉट, यहां तक आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते ही हो। यहां से अब कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, ध्यान दो। इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कंपनीज एक्ट में भी नहीं है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि पहले कंफ्यूजन था कि यार होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, अब ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, ये क्लियर नहीं था। और आपको पता ही है कि स्टॉक ऑप्शंस या जो पूरे स्कीम्स हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दे सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड किया जाता है। अब अगर आपको बोर्ड और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता ही होगा कि और भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और सेकंड कैटेगरी होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाया गया था, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं हटाया गया था।
तो ये इसलिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन की तरह इसको इंक्लूड किया गया है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रोवाइडेड कि वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग नहीं करनी चाहिए, उनको आप स्कीम्स में बेनिफिट दे सकते हो, और एज यूजुअल एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो क्रक्स क्या है? क्रक्स क्या है कि एग्जीक्यूटिव सारे उसमें जो भी कैटेगरीज होंगे, सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आएंगे, होल टाइम, पार्ट टाइम, ये वो जो भी होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव में जो नॉन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जनरल नॉन एग्जीक्यूटिव वालों को क्या कहेंगे? नॉन इंडिपेंडेंट। जो नॉन इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो भी आएंगे, प्रोवाइडेड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो कंपनी लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉय मेरी कंपनी का, ये भी मेरी कंपनी का। ठीक है, अब ग्रुप कंपनीज को भी कवर किया गया है। एम्प्लॉय एज डिफाइंड अंडर सब क्लॉज 1 and 2, ध्यान दो 1 and 2 ऑफ अ ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग सब्सिडरी, एसोसिएट इन और आउटसाइड इंडिया, और अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। ध्यान दो कि कौन कौन नहीं आएगा। मतलब 1, 2, 3 में क्या लिखा है? पहले में लिखा है एम्प्लॉय, सेकंड में लिखा है डायरेक्टर, फिर तीसरे में लिखा है कि ग्रुप के भी सारे एम्प्लॉय डायरेक्टर्स आएंगे। जो 1 and 2 है, जो कंपनी में जैसा आप देख रहे हो, वैसे ग्रुप कंपनी के भी सारे लोग, इसी टाइप के लोग एलिजिबल होंगे। अब स्पेसिफिकली कुछ लोगों को हटाया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, कौन कौन एक्सक्लूड किया गया है, किसको किसको आप इसमें बेनिफिट नहीं दे सकते, किसको किसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। नंबर 1, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर। एम्प्लॉय भी है, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, तो वो सीधे सीधे एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऊपर भी सेम है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी वही लिखा है कि अगर आप प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट हो तो नहीं आओगे। नीचे भी वही लिखा है, कोई भी एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय है, पर वो अगर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है तो वो भी इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, एम्प्लॉय प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। और अ डायरेक्टर, ध्यान दो, डायरेक्टर के लिए अलग क्लॉज है, डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब मिला के directly indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्टर के लिए अलग ही क्लॉज है। डायरेक्टर अगर 10% से ज्यादा होल्ड करता है तो जाके डिस्क्वालीफाई होगा और वो एम्प्लॉय में नहीं आएगा फॉर दिस पर्पस। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था। फिर आपका आता है कि आप ये बेनिफिट्स कैसे दोगे। तो एक सबसे मेन जो रूट आता है वो है थ्रू अ ट्रस्ट, इंप्लीमेंटेशन थ्रू अ ट्रस्ट। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट में चेंजेस है, वो भी सिर्फ रीफ्रेस किया गया है, कुछ खास इंटरप्रिटेशन में बदलाव उसमें भी नहीं है, रीफ्रेस किया गया है पॉइंट को। तो आ जाइए 4th पॉइंट पे, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। ठीक है, यानी उल्टा किया है कि भाई कौन नहीं अपॉइंट हो सकता है, उसका लिस्ट नहीं है, सीधे लिखा है कोई भी अपॉइंट हो सकता है एक्सेप्ट दीज। पहले क्या था, बस ये लोग अपॉइंट नहीं हो सकते। समझ रहे हो, सिर्फ रीफ्रेजिंग किया गया है, इंटरप्रिटेशन में कुछ खास बदलाव नहीं है। ठीक है, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट एक्सेप्ट, कौन कौन नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। सेम, अगर आप डायरेक्टर हो तो ट्रस्टी नहीं बन सकते, केएमपी हो तो ट्रस्टी नहीं बन सकते, प्रमोटर हो तो भी ट्रस्टी नहीं बन सकते। ठीक है, ऑफ कंपनी एज वेल एज ग्रुप कंपनी। ठीक है, कंपनी के ये 3 लोग हो या पूरे ग्रुप कंपनी में कहीं भी डायरेक्टर, केएमपी या प्रमोटर हो तो भी आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। ठीक है, ग्रुप का कहीं भी पार्ट हो तो आप नहीं आ सकते। और इवन कोई भी रिलेटिव हो, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, ऊपर जितने भी ये कैटेगरी के लोग हैं, डायरेक्टर, केएमपी और प्रमोटर, कंपनी के या पूरे ग्रुप कंपनी के, और उन सबके रिलेटिव, ये सब डिस्क्वालीफाइड हैं और ये ट्रस्टी नहीं बन सकते। क्लियर है? फिर है, और बेनिफिशियली होल्ड्स 10% और मोर। अब यहां 10% भी इंक्लूडेड है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या था, मोर देन 10%, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि कहां मोर देन है, कहीं 10% और मोर है, फर्क होता है। तो यहां लिखा है 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? दोनों में से एक में भी आ गए तो आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। ठीक है,
और एक स्पेशल प्रोविजन है कि अगर आप इंडिविजुअल को ट्रस्टी बना रहे हो या आप ओपीसी कंपनी को ट्रस्टी बना रहे हो तो कम से कम 2 ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम 2 ऑफ सच ट्रस्टी, तो कम से कम 2 ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। और अगर आप कोई कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट एंटिटी को अपॉइंट कर रहे हो एज ए ट्रस्टी तो सिंगल ट्रस्टी चल जाएगा, ठीक है, तो सिंगल ट्रस्टी चल जाएगा। सिर्फ इंडिविजुअल एंड ओपीसी अगर आपका ट्रस्टी बन रहा है तो कम से कम 2 इस टाइप के 2 लोग लगेंगे, इंडिविजुअल है तो 2 इंडिविजुअल, ओपीसी है तो 2 इंडिविजुअल, या एक इंडिविजुअल एक ओपीसी चलता है, ठीक है, लेकिन 2 लोग ट्रस्टी लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बस एक ही पॉइंट था, ठीक है, कुछ खास इसमें नहीं था, ठीक है। और जितना भी कंटेंट आपके मॉड्यूल में है, आपके सिलेबस में है, उसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको पता ही होगा कि बेयर रेगुलेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, सारे के सारे बेयर रेगुलेशन का पूरा कंटेंट आपके सिलेबस में नहीं होता, ठीक है। तो आपको इधर उधर हो सकता है अमेंडमेंट्स दिखें, बट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को एक्चुअली ये मशक्कत करनी चाहिए कि सारे अमेंडमेंट्स को फिल्टर आउट करके सिर्फ वही अमेंडमेंट्स देने चाहिए जो आपके मॉड्यूल में है, पर वो इंस्टीट्यूट नहीं करता। तो अमेंडमेंट का बेस थोड़ा अलग होता है और आपका जो सिलेबस का कवरेज है वो अलग होता है, तो वो मैच करना पड़ता है। अभी तक वो हम कर रहे हैं, टीचर्स को करना पड़ रहा है कि ऐसे अमेंडमेंट्स भी दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। जो चीज सिलेबस का ही पार्ट नहीं तो उसका अमेंडमेंट भी तो सिलेबस का पार्ट नहीं हुआ ना, समझ रहे हो क्या? आप ऐसे अमेंडमेंट नहीं पढ़ सकते जो टॉपिक आपके मॉड्यूल में ही नहीं है। तो ये आपको समझना है कि वो अमेंडमेंट सीधे सब आपको दे दिए गए, उसको फिल्टर आउट नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, तो वही मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, कि कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और एक जो चेंज है वो आपको नोट करना है, सेम चेंज स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी है कि सर्टिफिकेट देना था पहले ऑडिटर्स का, सिर्फ ऑडिटर लिखा हुआ था पहले अमेंडमेंट के पहले, तो हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का लेते थे, ठीक है, सिर्फ ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब वहां वर्ड ऐड कर दिया गया है सेक्रेटेरियल, कि जो कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है, जो भी इशू आप कर रहे हो उसके इमीडिएटली जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होती है उसमें आपको कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट प्लेस करना होता है, तो वो किससे सर्टिफाई करना है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर से, ठीक है, ध्यान दो। इन केस ऑफ अ कंपनी हु हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर स्कीम्स अंडर दीज रेगुलेशंस, द बोर्ड शैल एट ईच एजीएम प्लेस बिफोर द शेयरहोल्डर्स अ सर्टिफिकेट ऑफ secretarial auditor of the company that the schemes have been implemented in accordance with these regulations and in accordance with the resolution of the company, ठीक है। मतलब एक टाइप का compliance certificate है, ये compliance certificate है जो आपको AGM में प्लेस करना है, ठीक है, क्लियर है। तो बस सेक्रेटेरियल वर्ड ऐड किया गया है, तो इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता था, अब ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो जाएगा, ठीक है। स्कीम्स में भी कोई चेंज नहीं है, स्कीम्स में भी कोई चेंज नहीं है। और अब है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो अपन पूरा डिटेल में चैप्टर 4 अब पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3 में नेग्लिजिबल चेंज है, ठीक है, सिर्फ जो मैंने बताया इंप्लीमेंटेशन थ्रू ट्रस्ट उसमें चेंज था, ऑडिटर में सेक्रेटरी ऑडिटर वर्ड ऐड किया गया है, और इंप्लीमेंट जो ट्रस्ट वाला एक पॉइंट बता दिया, और एम्प्लॉय की डेफिनेशन, ठीक है, और जो अप्लीकेबिलिटी था उसमें हर जगह स्वेट इक्विटी वर्ड को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। और कुछ भी मेजर चेंज नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन न ले, बिल्कुल भी टेंशन न ले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी टेंशन न ले। अगर आपने ओरिजिनल SBEB गाइडलाइंस पढ़ ली है, बस आप वही पढ़ते रहें विद द अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और स्वेट इक्विटी पूरा आपके लिए नया है तो वो मैं आपको भी पूरा पढ़ा देता हूं, ठीक है। स्वेट इक्विटी पूरा भी हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो ये किस पे अप्लाई होता है सर? ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनी, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और लिस्टिंग के बाद आप स्वेट इक्विटी एज अ लिस्टेड कंपनी इशू करते हो, देन दीज रेगुलेशंस हैव टू बी कंप्लाइड विथ। नंबर 1 पहला है एप्लीकेबिलिटी, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये अनलिस्टेड पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो और आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो आप पे क्या अप्लाई होगा सर? आप पे कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा, ये वाले रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आप पहले स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हो और उसके बाद आप आईपीओ ला रहे हो तो फिर आपको आईसीडीआर फॉलो करना है, ठीक है। आप जब भी आईपीओ लाओगे, लिस्टिंग कराओगे, आप पे क्या अप्लाई होता है? आईसीडीआर, ठीक है, तो वो भी दिया हुआ है।
However, unlisted companies coming out with an IPO, unlisted companies coming out with an IPO and seeking listing of its securities on the stock exchange pursuant to issue of sweat equity shares. pursuant to का मतलब क्या होगा यहां पे, बाद में, कि आपने स्वेट इक्विटी इशू किया और उसके बाद में आप लिस्ट हो गए, तो बैक डेट से तो मैं आपको स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए नहीं कह सकता ना, ठीक है। तो उनको क्या है, उनको आईसीडीआर ही फॉलो करना है, ठीक है। आईसीडीआर 2018 जो काई के वक्त अप्लाई होता है, लिस्टिंग के वक्त अप्लाई होता है, वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे ही अननेसेसरी था, आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये सेंटेंस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको एप्लीकेबिलिटी में क्या तकना है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, अनलिस्टेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस होते हैं, सेक्शन 54 जो आप पढ़ते हो स्वेट इक्विटी पे, वो वाले रेगुलेशंस अप्लाई होंगे और उसके जो भी करस्पॉन्डिंग रूल्स होते हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स में, वो अप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है सर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि ये किसको इशू हो सकता है, तो उसमें आता है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय एंड अदर पर्संस भी आते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो एम्प्लॉय का यहां पे क्या मतलब होगा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। वो प्योरली फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स के लिए होता है। स्वेट इक्विटी की अलग से खुद की डेफिनेशन है जो इसी चैप्टर 4 में कवर्ड है, ठीक है। तो क्या है, और इसको आप कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन से कंपेयर कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द टर्म एम्प्लॉय मींस एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है। नॉर्मल एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय, न वर्ड परमानेंट लिखा हुआ है, न 1 ईयर का कोई ऐसा लिमिटेशन है, कुछ भी नहीं लिखा है, प्लेन एम्प्लॉय, बस इन या आउटसाइड इंडिया कहीं भी आप काम कर रहे हो कंपनी के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो, आपको स्वेट इक्विटी दिया जा सकता है। नंबर 2, और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। डायरेक्टर में भी बहुत ही प्लेन है, वेदर होल टाइम और नॉट, पूरा ओपन है, कोई भी टाइप का डायरेक्टर इसमें आ सकता है, ठीक है। होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, ठीक है। तो ओपन डेफिनेशन है, कुछ भी आपको याद ही नहीं रखना है। एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड, डायरेक्टर होल टाइम और नॉट, ठीक है। प्लेन डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा इंक्लूजन एक्सक्लूजन जैसे आप शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स में पढ़ते हो वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल है, एम्प्लॉय में कौन कौन आता है आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपको सबसे बड़ा कॉम्प्लायंस क्या होता है, कि जब भी आपको स्वेट इक्विटी देना है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है। तो वो सबसे प्राइम, सबसे बेसिक कॉम्प्लायंस है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ चुके हो, सेक्शन 54 में भी यही लिखा हुआ है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। और जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है नोटिस के साथ। जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे एजीएम या ईजीएम में, एजीएम या ईजीएम जहां पे भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, तो उसमें क्या होता है, आपको नोटिस जब आप देते हो उस मीटिंग की, जनरल मीटिंग की, तो उस नोटिस में आपको कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो भी इसमें आती है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज ए, रेफरेंस का है कंपनीज एक्ट का, ये क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 of Companies Act 2013, the explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting pursuant to section 102 shall contain disclosures as specified in schedule 2 of these regulations, ठीक है। ये रेगुलेशन में सेपरेटली शेड्यूल 2 है और उसमें पूरी लिस्ट है कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको उस नोटिस के साथ देनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नोट डाउन करना होगा, कर लेना, मैंने शायद नोट्स में नहीं दिया है, बट आप नोट डाउन कर लेना। और बिलीव मी, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप आसानी से खुद ही याद रख सकते हो, कुछ ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शेड्यूल 2, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस एंड द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग फॉर अप्रूविंग द इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शैल इंटर लिया कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, टोटल नंबर, ठीक है, कितने स्वेट इक्विटी आप देने वाले हो, ठीक है, टोटल नंबर। फिर है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, आप लिस्टेड हो, ये रेगुलेशंस किस पे अप्लाई होते हैं, लिस्टेड पे, तो आपका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो आपको बताना है। वैल्यूएशन बताना है कि बदले में आपको क्या मिला, ठीक है, स्वेट इक्विटी के बदले में आपको क्या मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई ना कोई नो हाउ, वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी राइट्स कुछ ना कुछ आपको मिलते हैं, तो उसका वैल्यूएशन का बताना है, वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ और आईपीआर और वैल्यूएशन टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय और द डायरेक्टर अलोंग विद द वैल्यूएशन रिपोर्ट और द बेसिस ऑफ
वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन का पूरा आपको बताना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी है, फिर पूरे नाम देने हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स टू हुम स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंपनी, ठीक है, क्या डेजिग्नेशन है वगैरह वगैरह पूरा आपको बताना है। फिर है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन टू बी पेड फॉर स्वेट इक्विटी, कि पूरा एट डिस्काउंट होता है ना, आपने पढ़ा ही होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, एट डिस्काउंट दिया जाता है या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दिया जाता है, तो जो भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो आपको उसमें बताना है। फिर है प्राइस, बराबर, वैल्यूएशन रिपोर्ट में आपका प्राइस आएगा कि आपने एक शेयर को कितना वैल्यू किया, कितना आईपीआर आपको मिला, फिर आपका एक शेयर का वैल्यू कितना है, फिर डिवाइड करके निकलता है नंबर ऑफ शेयर आपने कितने दिए होंगे, तो प्राइसिंग क्या आपने रखा है वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से वो भी आपको बताना है। फिर है सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये भी हम पढ़ेंगे कि कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में क्या होगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो रिसीवर है, जो एम्प्लॉई या जो डायरेक्टर है, बराबर, डायरेक्टर पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के क्लॉज अप्लाई होते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय पे तो अप्लाई होता ही नहीं है ना, जो डायरेक्टर्स है या मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है उन पे अप्लाई होता है, तो उनको अगर स्वेट इक्विटी मिल रहा है तो इन सम सिचुएशंस जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो उनके मैनेजरल रेम्यूनरेशन में आ जाता है। और मैनेजरल रेम्यूनरेशन में आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि उसमें लिमिट्स होती हैं, और हम पढ़ेंगे कि ये जो बेनिफिट आप दे रहे हो स्वेट इक्विटी का, ये उनके मैनेजरल रेम्यूनरेशन में काउंट होता है, इसीलिए जो मैनेजरल रेम्यूनरेशन की लिमिट है वो भी आपको बतानी है। द सीलिंग ऑन मैनेजरल रेम्यूनरेशन इफ एनी विच विल अफेक्ट बाय इशुएंस ऑफ सच स्वेट इक्विटी, ठीक है। तो अगर वो सिचुएशन है जिसमें ये मैनेजरल रेम्यूनरेशन में आने वाला है तो आपको फिर मैनेजरल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, और आपने पढ़ी हुई हैं सेक्शन 197 में, ठीक है। इंडिविजुअल लिमिट्स भी होती हैं 5%, 10%, आई ख्याल में वो पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है, वो सब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। चलो, तो सीलिंग है तो बताओ, स्टेटमेंट दो टू द इफेक्ट दैट कंपनी शैल कंफर्म टू द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हम पढ़ेंगे, इसके लिए तो बाकायदा आप सीए का सर्टिफिकेट भी देते हो, ठीक है, कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है ट्रीटमेंट देते समय, ठीक है। और फिर है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपको देना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एएस में आप पढ़ते हो AS20, तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब है, ठीक है। इसमें से देखो अब है टोटल कितने, 9 पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे, ठीक है। प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, वैल्यूएशन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, आपका मार्केट प्राइस क्या है, आई ख्याल में 4-5 पॉइंट्स आपको बहुत ही इजीली इसमें रिकॉल हो जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। शेड्यूल 2 है ये, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। पॉज करो, अच्छे से एक जगह नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे, आराम से जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। चलिए सर वापस आ जाइए, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क्लोजर्स शेड्यूल 2। फिर है द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू ठीक है, हु बिलोंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। ध्यान दो, एम्प्लॉई जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप में क्लासिफाइड हैं उसमें आते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशन और शेयर होल्डिंग, शैल बी अप्रूव बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, लेकिन कैसे, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ आपको बस अप्रूवल लेना है। मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन है अब वो रिलैक्स करके सिंपल मेजॉरिटी आपको लानी है, ठीक है। इसको रिलैक्सेशन की तरह याद रखना है कि नॉर्मली क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है 3/4 मेजॉरिटी लगती है, यहां पे आपको सिंपल मेजॉरिटी से ही रेजोल्यूशन को पास करना है। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जब भी मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूं तो मैं वोट नहीं कर सकता, तो यहां जो प्रमोटर का ये हो रहा है, बराबर, जिसको स्वेट इक्विटी दिया जा रहा है वो उस मीटिंग में वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लॉजिकल कंपनीज एक्ट में जगह जगह पे आपने ये प्रोविजंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो दिया हुआ है प्रोविजो। हाउएवर फॉर पासिंग सच अ रेजोल्यूशन वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है, ध्यान दो ये अलग है, मोड कैसा होना चाहिए वो भी डिक्टेट किया गया है, या तो पोस्टल बैलेट से करो या तो ई वोटिंग से करो। मतलब नॉर्मल जो वोटिंग आप करते हो बाय पोल या बाय शो ऑफ हैंड्स ये सब अलाउड नहीं है, पोस्टल बैलेट से ही करना होगा,
या ई वोटिंग से ही करना होगा, ठीक है। शेल ऑल्सो बी अडॉप्टेड, और सबसे मेन फर्दर प्रोवाइडेड दैट प्रमोटर ग्रुप शेल नॉट पार्टिसिपेट इन सच रेजोल्यूशन, ठीक है। प्रमोटर ग्रुप शेल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर है ईच इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेल बी वोटेड बाय अ सेपरेट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो बोलने की बात ही नहीं है, मर्ज करके आप सिंगल रेजोल्यूशन में मल्टीपल इश्यूज कवर नहीं कर सकते। रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शेल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये भी हर जगह आपने पढ़ा हुआ है, बराबर। बाय बैक इधर उधर 3-4 जगह आपने सब पढ़ा हुआ है कि वैलिडिटी 12 मंथ्स होती है। रेजोल्यूशन पास करने के 12 मंथ्स के अंदर इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स, क्लियर है। तो 4 पॉइंट्स है सर सिंपल, कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा नोटिस को, उसके फिर डिस्क्लोजर्स हमने पढ़ लिए, फिर एम्प्लॉइज को आप दे रहे हो और वो एम्प्लॉय अगर प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। बट वोटिंग कैसे होगी, पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग। फिर हर इशू सेपरेट रेजोल्यूशन से आपको अप्रूव करवाना है, और जो भी रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो उसके 12 मंथ्स के अंदर इशू हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो ऐसे सिंपल 4 पॉइंट्स आपके बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान देना है। आ जाइए नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी टू एम्प्लॉइज, ठीक है। नॉर्मल टू एम्प्लॉइज अगर आप दे रहे हो, अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड दीज रेगुलेशन। साफ साफ लिखा है सर, भले आप लिस्टेड हो स्टिल सेक्शन 54 अप्लाई होगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो इसमें, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है कि इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 54 एंड दीज रेगुलेशंस टू इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है। अब काई के लिए आप इशू करोगे तो वो दिया है फॉर देयर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यूएडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। सेम आप पूरा कंपनीज एक्ट में भी सेम लैंग्वेज पढ़ चुके हो कि कंपनी को इसके तहत क्या मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नो हाउ या कोई भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है, जो कि नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई होता है, जो कि नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई होता है, क्लियर है। चलिए फिर प्राइसिंग आप कैसे करोगे, प्राइसिंग कैसे रखोगे, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे वैल्यू करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो, ध्यान देना। प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग विद द प्राइसिंग रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड फॉर अ प्रेफरेंशियल इशू। तो आईसीडीआर में जो प्रेफरेंशियल इशू आप पढ़ते हो, याद आ रहा है, प्रेफरेंशियल इशू जो पढ़ते हो उसमें जो वो प्राइसिंग नहीं पढ़ते हो कि कितना लिस्टिंग को टाइम हुआ है, लेस देन 26 वीक्स, मोर देन 26 वीक्स, फिर हाईएस्ट ऑफ द अबव, ये सब, तो वो पूरा जो आप प्राइसिंग पढ़ते हो सेम प्राइसिंग आपको यहां पे यूज करनी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्राइसिंग फॉर अ पर्सन अदर देन क्यूआईबी। क्यूआईबी का अलग से प्राइसिंग होता है प्रेफरेंशियल इशू में, वो हो सकता है आपने उतना डिटेल में ना पढ़ाओ, पर जो लंबा लंबा पढ़ते हो ना, जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, लिस्टिंग कितने समय से हुई है उसके हिसाब से अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, वो वाला क्राइटेरिया यहां पे अप्लाई होगा। मतलब यहां क्रॉस रेफरेंस दिया है, यहां क्रॉस रेफरेंस दिया है, ठीक है, कि जो भी प्रेफरेंशियल इशू का प्राइसिंग का गाइडलाइन है सेम आपको यहां पे यूज करना है, क्लियर है, अंडर आईसीडीआर रेगुलेशंस, क्लियर है। आगे फिर है कितना मैक्सिमम क्वांटम आप इशू कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है कंपनीज एक्ट से, माइनर सा डिफरेंस है। अब ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इस पे, क्योंकि ऊपर अपन ने अब भी पढ़ा है, ऊपर हमने अब भी पढ़ा है कि सेक्शन 54 भी आपको कंप्लाई करना ही होगा, ठीक है। 54 भी कंप्लाई करना ही होगा, लिखा ही हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, सिमिलर है। अ कंपनी शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15%, ठीक है। आपको पता है एक साल की लिमिट कितनी होती है, एनुअल लिमिट कितनी है, 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी in a year. However, the issuance of sweat equity shares in the company shall not exceed 25% of paid up equity share capital of the company at any time, ठीक है। ये cumulative limit है, as on a date पूरा टोटल मिला के 25% से ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। तो आपको एक लाइन खटकी होगी कंपनीज एक्ट की कि 15% के साथ क्या होता है, और शेयर्स ऑफ इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो वो वर्ड्स यहां पे मिसिंग है, वो वर्ड्स यहां पे मिसिंग है, ठीक है। तो जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आया सेबी में अगर प्राइसिंग पे आता है सर, तो वो 5 करोड़ वाला सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है। सीधे सीधे क्या आएगा,
साल की लिमिट 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्यूमुलेटिव लिमिट क्या है 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम। ठीक है, क्लियर है। अब एक आईजीपी जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनके लिए हायर लिमिट दी होती है, तो वो सब भी दिया हुआ है कि अगर आप आईजीपी पे लिस्टेड हो, आईजीपी पे लिस्टेड कौन होता है नॉर्मली स्टार्टअप्स। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टअप हो और आप आईजीपी पे लिस्टेड हो, ठीक है, शैल बी परमिटेड टू इशू नॉट मोर देन 15%, एनुअल लिमिट सेम है, एनुअल लिमिट सेम है 15%, 15% of the paid up equity share capital in a financial year subject to the overall limit not exceeding 50% of the paid up equity share capital up to 10 years from the date of incorporation और registration। तो स्टार्टअप का आपको पता ही है 10 years का क्राइटेरिया होता है, तो वो सेम है। ठीक है, ओवरऑल लिमिट जो है, ओवरऑल लिमिट क्या है सर, क्यूमुलेटिव लिमिट, तो बस जो नॉर्मली आपका 25 होता है उसका डबल लिमिट है। स्टार्टअप्स में आपको पता ही है डबल लिमिट्स होती है नॉर्मली, तो 25 की जगह 50 लिमिट आपको याद रखनी है। ठीक है, एनुअल लिमिट सेम है 15%, 15, और क्यूमुलेटिव लिमिट जो है वो नॉर्मल कंपनीज के केस में 25% होगा, और आईजीपी पे अगर आप लिस्टेड हो तो वो आपके लिए 50% होगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। फिर इस केस में वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको जो मिल रहा है दैट इज इंटेंजिबल। ठीक है, उसका वैल्यूएशन इतना आसान नहीं है, दैट इज नॉट अ मार्केटेबल थिंग। आप जो दे रहे हो, स्वेट इक्विटी दे रहे हो, वो मार्केटेबल है। अरे आपको जो मिल रहा है, कंपनी को जो मिल रहा है, दैट इज नॉट अ मार्केटेबल थिंग, तो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ और आईपीआर और वैल्यू एडिशन शैल बी कैरिड आउट बाय अ मर्चेंट बैंकर। ठीक है, आप लिस्टेड हो तो मर्चेंट बैंकर से आपको वैल्यूएशन करवाना है। अब हो सकता है मर्चेंट बैंकर को बाकी और एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है, तो वो ले सकता है, वो भी दिया हुआ है। मर्चेंट बैंकर मे कंसल्ट सच एक्सपर्ट्स ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि आपका इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है, कंपनी कोई भी सेक्टर में हो सकती है। अब हर सेक्टर का एक्सपर्टीज मर्चेंट बैंकर के पास होगा ऐसा बोल नहीं सकते, बराबर। तो वैल्यूएशन नॉर्मल वैल्यूएशन है, नॉर्मल बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है, तो मर्चेंट बैंकर खुद ही कर लेगा। पर अगर कोई स्पेशल सेक्टर है, बराबर, स्पेशल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर हो गया, बहुत सारे आपको पता है ना, बहुत सारे टेक्निकल होते हैं सेक्टर्स जिसमें डे टू डे मर्चेंट बैंकर का कोई काम नहीं होता। नॉर्मल आपका एफएमसीजी सेक्टर है, नॉर्मल आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है, नॉर्मल रेगुलर चीज है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके अगर आईपीओ आते रहते हैं और वो हैंडल करते रहते हैं तो ठीक है। पर बहुत जो ऐसे सेक्टर है जिनके ज्यादा आईपीओ ही नहीं होते, ज्यादा पब्लिकली वो जाते ही नहीं है, तो मर्चेंट बैंकर को उन फील्ड का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा है, तो दिया हुआ है कि आप अदर एक्सपर्ट्स और वैल्यूअर्स का हेल्प ले सकते हो एज इट मे डीम फिट, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड द नेचर ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड नेचर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ, आईपीआर और वैल्यूएशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको एक्सटर्नल गाइडेंस की नीड चाहिए, तो आप ले सकते हो। और फिर है द मर्चेंट बैंकर शैल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ, आईपीआर और वैल्यूएशन इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके वैल्यूएशन किया गया है, इसका सेपरेट सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, 2-3 सर्टिफिकेट्स की बात होगी इसमें, आपको ध्यान रखना है कौन सा क्यों मतलब दिया जा रहा है। ये प्योरली काय के लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, कि आपने एएस फॉलो करके वैल्यूएशन किया है, उसके लिए इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको इसमें सर्टिफिकेट लगेगा। इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा कि आपने एएस फॉलो करके वैल्यूएशन किया हुआ है। ठीक है, वैल्यूएशन पे आपको पता ही होगा कि एएस होते हैं, तो वो फॉलो करके आपने किया है कि नहीं, उसका एक सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, तो वैल्यूएशन में क्या क्या है कि मर्चेंट बैंकर कर सकता है, और मर्चेंट बैंकर चाहे तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कर सकता है, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड द नेचर ऑफ आईपीआर इन्वॉल्व। ठीक है, और फिर है कि मर्चेंट बैंकर को इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके वैल्यूएशन किया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि बुक्स में आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, बुक्स में आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो ये बहुत अच्छा है, ध्यान देना, और ये थोड़ा सा अकाउंटिंग से भी रिलेटेड है।
where the sweat equity are issued for a non cash consideration. ठीक है, दो आप रास्ते पढ़ते हो, at a discounted price और for non cash consideration. तो अगर at a discounted price है तो अलग है, उसमें तो समझ रहे हो, उसमें तो पैसा आ रहा होता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और एट अ डिस्काउंट स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं. सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा. स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, तो वो तो नॉर्मल इशू की तरह होगा ना, उसमें तो पैसा आएगा, वो एक नॉर्मल होगा. इसमें क्या है, नॉन कैश में प्रॉब्लम क्या है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको इसलिए कैसे अकाउंट फॉर करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो नॉन कैश में आपको ध्यान देना है कि अगर आपका नॉन कैश कंसिडरेशन है, सच नॉन कैश कंसिडरेशन shall be treated in the following manner in the books of account of the company. Number one, where the non cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset, मतलब intangible asset. ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, अगर उसमें कोई एसेट इन्वॉल्व है, मतलब आपको जो मिल रहा है वो आप बुक्स में कैपिटलाइज कर रहे हो, याद आ रहा है, कैपिटलाइज कर रहे हो. आईपीआर, नो हाउ, पेटेंट, ये सब क्या होते हैं, बुक्स में क्या दिखता है नॉर्मली, याद आ रहा है कुछ, इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स. तो अगर इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया मीट होता है, अगर इंटेंजिबल एसेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया मीट होता है तो आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो. ठीक है, तो वो ए में आएगा. अगर क्राइटेरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीट होता है तो वो ए में आएगा, आप उसको कैपिटलाइज करोगे और वो इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा. और इंटेंजिबल एसेट एमोर्टाइजेबल एसेट होता है, क्लियर है. डेप्रीशिएबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट. अगर कोई आपको टेंजिबल एसेट दे रहा है तो डेप्रीशिएबल एसेट में आएगा, और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो वो एमोर्टाइजेबल एसेट आएगा. ठीक है, तो एसेट ट्रीट कर रहे हो तो भैया ट्रीटमेंट क्या होगी, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दो. ठीक है, एसेट दिखाओ, इट शैल बी कैरीड टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, फिर है अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, अगर वो एसेट ट्रीट नहीं किया जा सकता एज पर इंटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप उसको एक्सपेंस मानोगे, एक्सपेंस मानोगे, आप उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे. क्लियर है, तो दिया है कि अगर क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं है, क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है का क्या मतलब है कि वो एसेट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एसेट, इंटेंजिबल एसेट अंडर बैलेंस शीट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन इट शैल बी एक्सपेंस्ड एज प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कहां एक्सपेंस्ड होता है, पीएनएल में. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप राइट ऑफ कर दो. क्लियर है, सिंपल है. आगे फिर है, इसमें एक करेक्शन कर लो, स्मॉल करेक्शन कर लो, ऑडिटर्स की जगह ऐड कर दो सेक्रेटेरियल. सेक्रेटेरियल अमेंडमेंट है, मैं इनकॉर्पोरेट करना भूल गया हूं, सेक्रेटेरियल. ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट. ठीक है, बुक्स में माइट भी दिया हुआ हो आपके. चलो, तो ध्यान देना, प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर्स, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स सर्टिफिकेट बिफोर एजीएम, बिफोर एजीएम, ध्यान दो, बिफोर एजीएम इन अ जनरल मीटिंग सब्सीक्वेंट टू, ध्यान दो, अच्छा एनुअल वर्ड भी कट कर दो, छोड़ो. ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले आपने रेजोल्यूशन पास किया फॉर अप्रूवल ऑफ द इशू, वो अलग था, वो जनरल मीटिंग अलग थी. आपने अब इशू कर लिया है, आपने इशू कर लिया है, इशू के बाद अब जो भी जनरल मीटिंग होगी उसके लिए ये कॉम्प्लायंस है. ठीक है, ध्यान दो, इन द जनरल मीटिंग जो भी हो, एजीएम, ईजीएम, in a general meeting subsequent to the issue of sweat equity, the board of directors shall place before the shareholders a certificate from the secretarial auditors of the company that the issue of sweat equity has been made in accordance with the regulations and in accordance with the resolution passed by company authorizing the issue of sweat equity shares. तो ये कौन से टाइप का सर्टिफिकेट है, कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट. इसीलिए वर्ड क्या ऐड किया गया है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स, कि अब ये नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर से नहीं लेना है सर, उनका काम फाइनेंशियल वाला है, उनका काम कॉम्प्लायंस का नहीं है. तो ये जिनका कॉम्प्लायंस का काम है उनको दिया गया है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. ठीक है, यानी कंपनी सेक्रेटरी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो सेक्रेटरियल ऑडिटर से आपको लेना है, मतलब ये एक कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट है, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं वो आपने फॉलो करके पूरा इशू किया है. ठीक है, रेगुलेशंस एंड द रेजोल्यूशन. ठीक है, ये दोनों फॉलो करके आपका पूरा इशू हुआ था, ऐसा कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट सेक्रेटेरियल ऑडिटर से आपको लेना है. और जो भी इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को दिखाना है
कि हमने जो भी किया था प्रॉपर लॉ फॉलो करके दिया था। ये देखो हमारे सेक्रेटरी ऑडिटर का रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें हल्का कंफ्यूजन अभी भी है। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा, पहले इसमें ऑडिटर वर्ड था, तो ऑडिटर तो आपको पता है कि हर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। तो यहां जब ऑडिटर वर्ड लिखा था तो कोई टेंशन नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑडिट हर कंपनी को अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ एक लेवल के जो ऊपर हैं, जो आपने लिमिट्स पढ़े हुए हैं, उन पे अप्लाई होता है। खैर उसमें हर लिस्टेड कंपनी भी कवर होती है, तो हर लिस्टेड कंपनी है अगर, तो सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक आपको प्रोविजन दिखा देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं बस क्लैरिफाई कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो आप कंपनीज एक्ट सेक्शन 204 पढ़ते हो, इसमें आपको ध्यान देना है कि आप इतनी जगह चीजें आती हैं, लिमिट्स आती हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसमें साफ साफ एवरी लिस्टेड कंपनी अलग से, मतलब जब आप लिमिट्स पढ़ते हो ना, 50, 250, 100, याद आ रहा है कुछ, दिखा देता हूं। ये तो अदर क्लास है, याद आ रहा है, देखो पेड अप कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़, और अब जो नया ऐड हुआ था बोरोइंग 100 करोड़, ठीक है। ये जो लिमिट्स हैं ये अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि यहां एवरी लिस्टेड कंपनी पहले से लिखा है, तो हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट भी कराना ही होता है। तो आपका जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। क्लियर है? चलिए, फिर है सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको दे रहे हो, डायरेक्टर को दे रहे हो, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन किस पे अप्लाई होता है, डायरेक्टर और मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई को दे रहे हो तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्लॉज अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एमआर, ठीक है। ये पूरा क्लॉज बस यही कहता है कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एमआर। सीलिंग लिमिट कैलकुलेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर भी कैलकुलेट होंगे, उसमें कंप्यूट होंगे। अब ध्यान देना कि अगर, अब ऊपर से इसका कनेक्शन है, ध्यान दो, ऊपर से इसका कनेक्शन है कि जब कंपनी उसको बैलेंस शीट में एसेट मान रही है तब वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे दिखाएगी, या तो वो एसेट होगा या तो वो खर्चा होगा ना। तो अगर आपका ट्रीटमेंट कंपनी के बुक्स में ए है, आप उसको एसेट दिखा रहे हो, इन दैट केस वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको एसेट मान लिया है और आप उसको एमोर्टाइज करोगे, ठीक है, तो वो अलग हो गया। इन दैट केस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अप्लाई नहीं होता। बी क्लॉज में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं बी क्लॉज में आ गया, अगर मैं उसको खर्चा दिखा रहा हूं, खर्चा, तो मैं उसको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में दिखाऊंगा, तो वही वाला क्लॉज यहां पे आएगा, उसका क्रॉस रेफरेंस है, ध्यान देना। अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एमआर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 197 इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। नंबर 1, स्वेट इक्विटी आर इशूड टू एनी डायरेक्टर, ठीक है। नंबर 1 कि एमआर अप्लाई कब होगा, जब वो डायरेक्टर या मैनेजर होगा। डायरेक्टर या मैनेजर ही नहीं है तो एमआर अप्लाई होगा नहीं। एंड, ठीक है, डायरेक्टर मैनेजर होना चाहिए, एंड दे आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, एट डिस्काउंट वाला नहीं, नॉन कैश कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड विच डज नॉट टेक फॉर्म ऑफ एन एसेट विच कैन बी कैरिड आउट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एएस। तो वो बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए, विच डज नॉट टेक, डज नॉट मतलब ए वाला ऑप्शन ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, मतलब बी में आना चाहिए। बी ऑप्शन क्या था, एक्सपेंस। अगर कंपनी ने उसको एक्सपेंस दिखाया है तब वो एमआर में काउंट होगा, ठीक है। तो वो दिया हुआ है, डज नॉट टेक पार्ट और फॉर्म ऑफ एन एसेट, अगर वो एसेट नहीं है तो ही वो एमआर में काउंट होगा। क्लियर है? तो दोनों आप पहलू समझ रहे हो, दोनों डायमेंशन समझ रहे हो कि कंपनी के लिए जब खर्चा होगा तभी वो मैनेजर या डायरेक्टर के मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में काउंट होगा, ठीक है। तो टैली होना चाहिए वो। आगे बढ़ते हैं। तो दो कंडीशंस क्या थे, काउंट होगा, डायरेक्टर या मैनेजर होना चाहिए, और कंपनी ने उसको खर्चा मानना चाहिए, नॉन कैश कंसिडरेशन में इशू होना चाहिए, और उसको वो एसेट नहीं दिखाना चाहिए, मतलब वो एक्सपेंस मानना चाहिए। चलिए, फिर लॉक इन, ठीक है। स्वेट इक्विटी पे लॉक इन होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो लॉक इन लगेगा कितना, ठीक है, ध्यान दो। स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम एज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू प्रेफरेंशियल इशू। सेम प्राइसिंग और लॉक इन दो मामलों में क्रॉस रेफरेंस दिया है। प्राइसिंग और लॉक इन दो में क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है प्रेफरेंशियल इशू का, ठीक है। तो नॉर्मल उसमें भी कितना होता है, 3 इयर्स,
3 इयर्स का लॉक इन इसमें रहता है। एक बार अपन देख लेते हैं। तो ये है आपका रेगुलेशन 167 ऑफ, ठीक है, आईसीडीआर। तो इसमें आप देखोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, दिख रहा है क्या? 3 इयर्स का लॉक इन लगता है, ठीक है, 3 इयर्स का लॉक इन लगता है, 3 इयर्स का लॉक इन लगता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप 3 इयर्स लिख दो साइड में। चलो फिर है प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इशू इन टर्म्स ऑफ लॉक इन एंड कंप्यूटेशन ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो दोनों आपको फॉलो करना है। टर्म्स ऑफ लॉक इन एंड कंप्यूटेशन ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन शैल अप्लाई इफ अ कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू आफ्टर इट हैज इशूड द स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ध्यान दो, लिखा हुआ है क्या कि अगर द प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इशू इन टर्म्स ऑफ लॉक इन and in terms of computation of PC promoters contribution shall apply if a company makes a public issue after it has issued swayed equity shares। ठीक है, ध्यान दो, लिखा हुआ है आफ्टर इट हैज इशूड। ठीक है, तो आपने पहले स्वेट इक्विटी इशू किए, बाद में अगर आप पब्लिक इशू ला रहे हो तो लॉक इन और इसका लगेगा। ठीक है, ध्यान दो, स्पेशल पॉइंट है। इन टर्म्स ऑफ लॉक इन एंड कॉम्पिटिशन ऑफ पीसी शैल अप्लाई इफ अ कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू आफ्टर इट हैज इशूड द स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नॉर्मल रूल क्या है? ठीक है, आप डायरेक्टली लिस्ट हुए थे, लिस्टिंग के बाद आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो नॉर्मल कंपनी की तरह, तो आपको 3 साल का लॉक इन लगेगा। ठीक है, ये स्पेशल सिचुएशन है। फिर है लिस्टिंग कि भाई आप जो स्वेट इक्विटी दे रहे हो वो आप लिस्ट करा सकते हो, नॉर्मल पॉइंट है। आप लिस्टेड कंपनी हो, स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हो, लिस्टिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग। फिर है टेक ओवर भी अप्लाई होगा कि अगर स्वेट इक्विटी इशू होने से ट्रिगर अप्लाई होता है, ट्रिगर अगर हिट होता है जो एससी एसटी रेगुलेशंस में दिया हुआ है, तो टेक ओवर भी अप्लाई होगा। मतलब ये जो रेगुलेशंस हैं ये टेक ओवर रेगुलेशंस को ओवरराइड नहीं कर रही है, दीज आर सब्जेक्ट टू एससी एसटी रेगुलेशंस। तो इसके वजह से शेयर होल्डिंग बदलेगी। आप एम्प्लॉइज और प्रमोटर्स और सबको स्वेट इक्विटी दे रहे हो, तो इससे अगर ट्रिगर पॉइंट हिट हुआ तो एससी एसटी रेगुलेशंस भी अप्लाई हो जाएंगे और आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है। फिर है जनरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपना जनरल ऑब्लिगेशंस। पहला है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस कंटेन्स द डिस्क्लोजर, जिसकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। शेड्यूल 2 और कंपनीज एक्ट दोनों के आपको देना है। ठीक है, मतलब जो सेक्शन 54 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट में आता है वो भी देने हैं, एंड सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 32 जो मैंने आपको शेड्यूल 2 दिखाया ऑफ दीज रेगुलेशंस, वो भी इसमें आने चाहिए, दोनों फॉलो करने हैं। फिर है कि आपको सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग है उसमें आपको प्रेजेंट करना है। ये कंपनी का ये है ऑब्लिगेशन है। और एक है, ये अलग है एकदम हटके, ध्यान देना, कंपनी विद इन 7 days ऑफ द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, पोस्ट इशू कंप्लायंस है कि जैसे आपका इशू हो जाएगा उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आपको स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है, अलग ही कॉम्प्लायंस है, पोस्ट इशू कॉम्प्लायंस की तरह इसको याद रखो कि इशू पूरा कंप्लीट होने के बाद 7 दिन के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को एक स्टेटमेंट फाइल करना है और उसमें सारे एक्चुअल फैक्ट्स, क्योंकि इशू अब हो चुका है, अब हर चीज फाइनलाइज है, लॉक्ड है, सब हो चुका है, तो आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन पूरी दे दो। क्या क्या कि आपने एक्चुअली कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए, प्राइस क्या था, टोटल अमाउंट कितना मिला टुवर्ड्स स्वेट इक्विटी अगर एट डिस्काउंटेड प्राइस आपने इशू किया, डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू whom sweat equity share has been issued and any consequent changes in the capital structure and shareholding pattern before and after the issue of sweat equity shares। ठीक है, shareholding pattern में पूरा आपको चेंज बताना है कि बिफोर इतना था, आफ्टर इतना था। ठीक है, तो ये है जनरल ऑब्लिगेशंस, 3 ही पॉइंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स, सेक्रेटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट एंड पोस्ट इशू विद इन 7 days आपको
स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पूरा स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। ठीक है, स्वेट इक्विटी का पार्ट जो इसमें आता है, ठीक है, स्वेट इक्विटी का पार्ट जो इसमें आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्वेट इक्विटी एज कंटेन्ड इन चैप्टर 4 ऑफ शेयर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। ठीक है, थैंक यू सो मच।